तो कभी दूसरे दलों के लिए नीतियां तैयार करने वाले और आज अपने दल के साथ नई नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करने वाले प्रशांत किशोर साहब हमारे साथ हैं। प्रशांत साहब, मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। 2-2.5-3 साल से आप लगातार ग्राउंड पे जा रहे हैं। क्या बिहार में आपने देखा जिसको आप कह रहे हैं कि ये बदलाव जरूरी है? बिहार में गरीबी देखी, तकलीफ देखा, लोगों की लाचारी, बेबसी दिखी, और जितनी बिहार की मेरी समझ थी, जितना बिहार आंकड़ों में गरीब बदहाल दिखता था, उससे ज़्यादा परेशान लोग दिखे। और साथ ही लोगों की आंख में वो चमक भी दिखी कि अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो लोग उसके लिए चलने को, वो प्रयास करने को तैयार भी दिखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में एक बहुत बड़ा जनमानस बदलाव चाहता है। तो ये बदलाव क्या, चेहरे का बदलाव या फिर वो बदलाव बिहारियों की स्थिति का बदलाव? वो अपनी स्थिति का बदलाव चाहता है। और वो ये बात तो समझ ही रहा है कि बदलाव तो तभी होगा जब यहाँ की व्यवस्था बदलेगी। वो व्यवस्था का बदलाव चाहता है, उसको किसी दल से मतलब नहीं। वो जन स्वराज का समर्थक है ये जरूरी नहीं, वो किसी का विरोधी है ये जरूरी नहीं। वो अपनी स्थिति से निकलना चाहता है, वो अपनी स्थिति में बदलाव चाहता है। और अगर मैं उसको क्वांटिफाई करूं तो मेरी जो समझ है कि 60% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं बिहार में जो चाहे किसी भी जाति के हों, धर्म के, दल के हों, वो बदलाव चाहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर व्यक्ति जनसुराज को चाहता है, लेकिन जो बदलाव चाहने वालों की संख्या वो बहुत बड़ी है। उसमें से एक बड़ा वर्ग जनसुराज की ओर देख रहा है, जनसुराज की चर्चा कर रहा है, इसकी बातों को कई स्तर पर अप्रिशिएट भी कर रहा है। लेकिन वो जाकर वोट करेगा कि नहीं, इट स्टिल रिक्वायर्स ए लीप ऑफ फेथ। ओके। क्योंकि इसलिए नहीं कि जैसा लोग बताते हैं कि बिहार जातियों में बटा है और यहाँ बहुत बड़े दल हैं, ये बात नहीं है। इट्स बिकॉज जो लेवल ऑफ होपलेसनेस है, जब आप 30-40 साल तक एक स्थिति में जकड़ के रह जाते हैं तो उससे निकल, आपको सामने रास्ता दिखता है तो आप अपने जजमेंट पे, अपने विजडम पे भी डाउट करते हैं कि ये हो सकता है क्या। तो उस होपलेसनेस से निकालना वो बहुत बड़ी चुनौती है, और कोई दूसरी चुनौती यहां नहीं है। तो वरना लोग तैयार हैं। प्रशांत जी, वो जो इश्यूज जो आपने रोजगार का, एजुकेशन का, माइग्रेशन का, आपको लग रहा है कि पब्लिक को आप आकर्षित कर पा रहे हैं कि कास्ट लाइन पे वोट करने वाला बिहार इश्यूज पे वोट करेगा? देखिए, पहली बात तो ये बात हम लोग 3 साल से समझाते समझाते मैं थक गया हूं कि बिहार में जाति की प्रधानता वोट के नजरिए से दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा नहीं है। जाति एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। कम से कम आंकड़े ये नहीं बताते, क्योंकि जब जब इस देश में लोगों ने जाति से ऊपर उठकर वोट किया तो बिहार के लोगों ने भी जाति से उठकर वोट किया। अगर 84 में इंदिरा जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस की लहर पूरे देश में थी तो बिहार में भी उनका लहर दिखा। बिहार में भी सभी लोगों ने जाति से ऊपर उठकर राजीव जी को वोट किया। अगर 1989 में बीपी सिंह जी को लोगों ने वोट दिया, कम से कम नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया में, तो बिहार में भी लोगों ने दिया। अगर 2014 में मोदी जी की लहर आपको दिखी तो बिहार में भी दिखी। 2019 में अगर पुलवामा के नाम पर वोट पड़ा तो बिहार में भी उस नाम पर वोट पड़ा। तो जब आप लोग ये बात कहते हैं बिहार में जाति थोड़ी ज्यादा है, तो वो आंकड़ों से इट्स नॉट बैक्ड बाय डेटा। क्योंकि डिग्री ज्यादा तब मानते कि भाई 14 में पूरा देश मोदी को वोट दे दिया लेकिन बिहार में लोगों ने जाति पर दिया, तो मैं मान लेता कि अलग है। अगर 84 में पूरे देश ने कांग्रेस की लहर को मान लिया होता और बिहार में लोग जाति में फंसे रहते तो मैं मान लेता कि बिहार लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में तो अलग अलग लोगों की भूमिका रहती है। नहीं, पहले दो बात आप पूछ रहे हैं। पहले तो आप ये कह रहे हैं कि क्या बिहार में जाति पर ही वोट पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि बिहार में भी जाति की महत्ता उतनी ही है जितनी गुजरात में है, कर्नाटक में है, आंध्र में है, उत्तर प्रदेश में है। वहां पर भी जाति की महत्ता है। लेकिन ये मीडिया का या जो एनालिस्ट्स हैं, विशेषज्ञ अपने को बताने वाले लोगों का ये बायस है कि बिहार में ही जाति है। आप बताइए, कर्नाटक में लिंगायत वोका लिंगा की पॉलिटिक्स नहीं होती है? बिल्कुल है। गुजरात में क्षत्रिय पटेल की राजनीति नहीं होती है क्या? आंध्र प्रदेश में कापू कम्मा रेड्डी नहीं होता है क्या? आप लोग जब वहां मंच पर जाते हैं
तो क्या आपने पूछा कि आंध्र में तो जाति पर ही वोट पड़ता है? ये सवाल आप बिहार में पूछ रहे हैं, मुझे इस पे ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा ऑब्जेक्शन उन सारे पत्रकारों से है, अभी आप कह रहे हैं हाँ बिल्कुल है, लिंगायत वो का लिखा है, लेकिन आप कर्नाटक के पॉलिटिशियन को ये सवाल नहीं पूछते। ये पूर्वाग्रह है लोगों का बिहार के प्रति कि बिहार पिछड़ा क्यों है? अरे भैया यहां तो सब जाते पर होता है। बिहार गरीब भ्रष्टाचार क्यों है? अरे भैया यहां सब जाते पर होता है। मेरे भाई, जितने संख्या में लोगों ने मोदी जी को गुजरात में वोट दिया, उतना ही विश्वास बिहार के लोगों ने भी मोदी पर किया। अब ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री होने के बाद मोदी जी को गुजरात की चिंता ज्यादा है, बिहार की चिंता कम है। तो यही बात जनसुराज जाकर बता रहा है कि मेरे भाई, मोदी जी का भाषण जाके सुन लो गुजरात में। बट वो तो कहते हैं डबल इंजन का प्रभाव हमारे बिहार में दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है। गुजरात में जब मोदी जी जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, वो बता रहे हैं गिफ्ट सिटी कैसे बनेगा। क्या भी देश के किसी हिस्से में गिफ्ट सिटी का प्रोविजन है? गुजरात में मोदी जी जाते हैं, इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, वहां पर 5 करोड़ सारे विद्यालयों में अटेंडेंस और पढ़ाई कंप्यूटराइज हो गया, इसकी चर्चा मोदी जी कर रहे हैं। सबसे बड़ा देश का सौर ऊर्जा केंद्र बन रहा है कच्छ में, उसकी चर्चा मोदी जी कर रहे हैं। गुजरात जब 75 साल का होगा 2034 में, तो वो कैसा दिखेगा, शिक्षा कैसी होगी, एग्रीकल्चर कैसा होगा, इसका ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री मोदी जी जाके बनवा रहे हैं। वही मोदी जी बिहार में आए तो बिहार में उन्होंने कहा कि यहां पर बहुत घुसपैठिया आ रहा है, यहां पर कुशवाहा मेरा परिवार है, मुसहर मेरा परिवार है, यादव मेरा परिवार है, पंडित मेरा परिवार है, हम तुम लोग को 4 किलो अनाज देंगे, यहां से तुम्हारे लिए ट्रेन खोलेंगे ताकि तुम्हारे श्रमिक परिवार के बच्चे आराम से जाएंगे। मोदी जी तो प्रधानमंत्री दोनों जगह सेम ही हैं, लोगों ने वोट दोनों जगह दिया, लेकिन गुजरात में वो विकास की बात कर रहे हैं और बिहार में एट बेस्ट या तो आइडेंटिटी की बात करते हैं, या सबसिस्टेंस की बात करते हैं, या तो जाति धर्म की बात करते हैं, या फिर 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। आपने कभी सुना, आप लोग तो बड़े पत्रकार हैं, कि आज मोदी जी ने दिल्ली में बैठक की, पिछले 10 साल 15 साल की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने चर्चा की कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में बाढ़ की स्थिति को सुधारने के लिए या पलायन को रोकने के लिए आज विशेषज्ञों को बैठाया गया, नीति आयोग में या प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई बैठक हुई। अगर कोई सूचना, काम हुआ नहीं छोड़ दीजिए, अगर उन्होंने ऐसी कोई बैठक की तो आप मुझे दिखा दीजिए, मैं मोदी जी को आज से नेता मान लूंगा। मेरे भाई, ये गलती मोदी जी की नहीं है, ये गलती प्रशांत किशोर की है, बिहार के लोगों की है, जो 4 किलो अनाज पर अपना वोट दिए जा रहे हैं। जब हम लोग अपनी चिंता नहीं करेंगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे और गुजरात के बुलेट ट्रेन पर ताली बजाते रहेंगे, तो हम लोग के बच्चों को पैसेंजर भी नसीब नहीं होगा। तो आप पलायन को मुद्दा मान रहे हैं ना, तो उसके लिए मुद्दा क्या हमने बनाया, अगर मान नहीं रहे। ये तो तेजस्वी भी इसका क्रेडिट ले रहे हैं कि हम बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव अगर पलायन पर 2012-13 से पहले कभी बोले हों तो उसका आप निकालिए वीडियो। मेरे भाई, ये जीवन भर ये लोग ये कहते रहे हैं कि बिहार के बच्चे अगर बाहर नहीं जाएंगे, बिहार का युवा बाहर नहीं जाएगा तो दिल्ली की व्यवस्था ठप हो जाएगी, बॉम्बे में ट्रेन रुक जाएगी, वहां पर सफाई नहीं होगा, कचरा फैल जाएगा। ये पहली बार प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने इस बात को कहा कि बाहर जाकर मजबूरी में कहीं काम करना, सब्जी बेचना, सफाई का काम करना, खेतों में काम करना, मजदूर के तौर पे काम करना गौरव की बात नहीं है, ये हम लोग के लिए शर्म की बात है। ये पहला जनसुराज दल है जो ये बात कहता है। किसी बिहार के नेता ने आज तक ये नहीं कहा है, सामाजिक कमेंटेटर, सोशल साइंटिस्ट ने भी नहीं कहा है। ये प्रशांत किशोर ने सबसे पहले कहा कि ये गौरव का नहीं, ये हम लोग के लिए शर्म की बात है और ये बदलना चाहिए। तेजस्वी यादव को पलायन की क्या समझ है? पलायन का परिभाषा जरा पूछिए। तो जब अगली बार आप मिले तो पूछिए कि मतलब माइग्रेशन और डिस्ट्रेस माइग्रेशन में क्या फर्क है। भाई बताओ, आप तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव पलायन को मुद्दा मानते हैं। मेरे भाई, लोग स्वेच्छा से हर राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। इंडिया से लोग अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं। बात यहां डिस्ट्रेस माइग्रेशन की हो रही है, जहां पर मजबूरी में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लोगों को 10-12 हजार रुपए के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। उस पलायन की बात जनसुराज कर रहा है। जो 2.5 लाख करोड़ रुपया पूंजी का पलायन हो रहा है, उस पलायन की बात जनसुराज कर रहा है। जरा पूछिए तो यहाँ बिहार के नेताओं से कि ये पूंजी का पलायन क्या चिड़िया का नाम है, किस चिड़िया का नाम है? नहीं तो मुझे ये भी बता दीजिए ना। अरे अभी तो आपने अभी उप मुख्यमंत्री का
आए थे यहाँ। वो आपको कह रहे थे, आपको भी बहुत कुछ बोल के गए हैं। मैं आता हूं उस पे। आ रहेंगे, हमको क्या बोले छोड़िए। आपको उनसे ये पूछना चाहिए था कि प्रशांत किशोर पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ रुपया हर साल बिहार से यहां से बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, जिसको मैं पूंजी का पलायन कहता हूं। जरा पूछिए तो यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को, यहाँ के उप मुख्यमंत्री को, उसको अगर पता हो कि सीडी रेशियो होता क्या है, कि बिहार में सीडी रेशियो है कितना, कि पिछले साल जो 4.25 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों ने जमा किया बैंक में, वो पैसा कहां गया, जरा पूछिए तो सही। आप कह रहे हैं कि उनको पलायन की समझ है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं तो साहब हम एड्रेस कर रहे हैं, हमने 1 लाख करोड़ को अगले 5 साल में नौकरी देंगे, 50 ना। लाख लोगों को इस 5 साल में हमने नौकरी दी है। बहुत बहुत अच्छी बात है। पिछले 20 साल में क्या किया? 20 साल लूटने से मन नहीं भरा अभी? 5 बरस और बेवकूफ बनाना चाहते हो? आप बताइए कि 20 बरस सम्राट चौधरी भाजपा के नेता हैं अभी इस कालखंड में, तो दल बदलने वाले नेता हैं लेकिन अभी भाजपा के नेता हैं। तो भाजपा के नेता मोदी जी 2010 में बने, 2002 में बने गुजरात के मुख्यमंत्री। और उनके पूरे भाषण वक्तव्य आप सुन लीजिए। वो ये कहते हैं कि 2002 में जब गुजरात में मैं आया तो गुजरात भूकंप की चादर ओढ़कर सोया हुआ था, और लोग मुझसे ये कह रहे थे कि मोदी जी और कुछ हो चाहे न हो, कम से कम शाम के वक्त बिजली आ जाए ताकि खाने के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए उतनी सुविधा हो जाए। और 10 साल में उनका दावा है कि उन्होंने गुजरात को ट्रांसफॉर्म कर दिया। गुजरात के मॉडल की चर्चा देश दुनिया में होनी चाहिए, ऐसा वो लोग समझते हैं। बट गुजरात तो हमेशा दोनों में से अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ रही। फिर आप उलट गए यार, मोदी जी की बात को काट रहे हो। मैं नहीं काट रहा, बोलिए ना। मोदी जी ने कहा कि 2002 से पहले गुजरात भूकंप की चादर ओढ़कर पड़ा हुआ था, वहां बिजली भी नहीं आती थी। हम नहीं कह रहे, ये मोदी जी ने कहा है। अब आप काटते हैं तो आप समझ लीजिएगा, प्रधानमंत्री की बात आप काट रहे हैं। 2002 में भूकंप की चादर ओढ़कर गुजरात सोया हुआ था, ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, ये मोदी जी का दावा है कि वैसे राज्य को मैंने 10 वर्ष में देश में सबसे बेहतर राज्य बना दिया। मैं बात ये कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी भी ये कह रहे हैं कि 10 साल किसी राज्य को सुधारने के लिए बहुत लंबा समय है। तो बिहार में तो उनकी डबल इंजन की सरकार 20 वर्ष हो गई, तो अब 20 वर्ष के बाद तुमको ध्यान में आ रहा है कि पलायन कैसे सुधरेगा? और 50 लाख नौकरी रोजगार अगर उन्होंने दिया है तो मेरे भाई हम तो कह रहे हैं कि तेजस्वी ने दिया या नीतीश जी ने दिया या मोदी जी ने दिया, उन 50 लाख बिहार के बच्चों का नाम और पता आप सार्वजनिक तौर पे जारी कर दीजिए, हम लोग भी देख लें कि भाई तो क्लासिफिकेशन भी दे रहे हैं, 11.5 लाख सरकारी जॉब, 38 लाख जो है प्राइवेट जॉब। ठीक है, अब कोई भी जॉब हो, आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, क्योंकि सम्राट चौधरी को वो आंकड़ा ना मालूम होगा ना आगे समझ पाएंगे। बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक कुल जितने सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी संख्या है 26 लाख। 26,30,000 लोग यहां नौकरी करते हैं। अब 11 लाख नौकरी इन्होंने दे दी, 5 लाख नौकरी तेजस्वी जी ने दे दी। तो भाई मतलब बाकी के लोग क्या कर रहे थे वही अब हम नहीं समझ पा रहे। मतलब ये लोग कुछ भी कह सकते हैं। अगर 26.5 लाख में 15 लाख नौकरी नीतीश जी और सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव ने दे दी, तो बाकी 70 साल में 15 लाख लोगों को ही नौकरी मिली। और एक बार को मान लीजिए इनकी बात कि 50 लाख नौकरी दे दी, तो बिहार की आबादी है 13 करोड़। 50 लाख नौकरी दे भी दी तो क्या किया भैया? 3%, 4% हुआ। 95% आदमी को तो फिर भी राहत नहीं है। बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं, देश में 38% लोग भूमिहीन हैं। बिहार में लैंडलेसनेस 60% है। आपने क्या पूछा कि भूमिहीनों को जमीन देने की दिशा में आपने क्या काम किया? ये समाजवाद की राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। 1990 से लेकर 2025 हो गया, 35 साल में लैंडलेसनेस बिहार में 1% कम नहीं हुआ। आप बता दीजिए, ये सवाल पूछिए। बिहार में 3% दलित ही 12वीं क्लास पास करते हैं। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, जातीय जनगणना कराया है इन लोगों ने, उसी में लिखा जिस जनगणना को कराने में 500 करोड़ रुपया खर्च किया, उस पर राजनीति की, उसको खुद पढ़ा भी नहीं है। उस जनगणना के रिपोर्ट में लिखा है 3% दलित बिहार में 12वीं पास करता है।
5% से कम अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं पास करते हैं और 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं। और पूरे समाज को पिछले 35 वर्ष में आरक्षण के नाम पर लड़ा लड़ा कर बर्बाद कर दिया। हम कहते भैया तुम 100% रिजर्वेशन कर दो, लेकिन जो अति पिछड़ा समाज का बच्चा है, जो दलित समाज का बच्चा है, जब वो 12वीं पास ही नहीं करेगा तो आरक्षण मिलेगा कैसे? नहीं प्रशांत जी ठीक है, नहीं, इन दलों ने जो किया, लेकिन आप फिर कैसे कर लेंगे जब डबल इंजन की सरकार नहीं कर पा रही है? कौन सी आपके डबल पास इंजन? व्हील अगर हो गया, लेकिन अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको हेल्प ही नहीं मिलेगा तो फिर आप क्यों हेल्प करेंगे? चाहिए? क्यों हेल्प चाहिए? तो फंड कहां से लाएंगे आप? फंड यहाँ से मतलब generate- बिहार तो का अभी जो- तक तो कई सरकारें ये रो रही है कि सेंटर से मदद नहीं मिला। अभी तक की तो कई सरकारों ने ये स्थिति करी है, तभी तो हम लोग इस दुर्दशा में जी रहे हैं। बिहार का जो बजट 3,20,000 करोड़ का है, वो क्या केंद्र सरकार देती है? बिहार सरकार का अपना बजट 3,20,000 करोड़ का है ना। 13 करोड़ लोगों की कोई ताकत नहीं है, हम लोग की कोई सोच नहीं है। सेंटर देगा, उसी से काम चलेगा। हम लोग वो लोग हैं जो जनसुराज ने कहा है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं चाहिए। ये इसलिए क्योंकि नहीं चाहिए। विशेष राज्य का नहीं दर्जा हमेशा चाहिए। हर कोई मांगता रहा। नहीं चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है। बट प्रशांत जी ये तो बड़ी विशेष राज्य के दर्जा से क्या हो जाएगा? विशेष राज्य की दर्जा को पहले आप समझिए, उससे क्या होता है। विशेष राज्य के दर्जा से इतना ही होगा कि जो सेंटर की स्कीम्स हैं 90s उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविजन जो है वो 60 से बढ़कर 90 हो जाएगा। मान लीजिए मनरेगा को आप ले लीजिए, आपने सेंटर का अभी है कि भाई 40% आपको फंड देना, 60% मनरेगा दिल्ली से आता है। अगर स्पेशल स्टेटस आपको मिल गया तो आज मनरेगा में पिछले साल बिहार का यूटिलाइजेशन है 39%। तो अगर केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ भी जाए तो आपका तो यूटिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं है। जब आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हो तो सेंटर का कंट्रीब्यूशन 60 हो या 90, और जो पैसा आया उसमें 40% तुमने लूट लिया, घूस लिया। तो सेंटर का पैसा अगर आता भी ज्यादा तो यहां ज्यादा लोग लूटपाट मचाते। मेरे भाई सिर्फ सेंटर के पैसा आ जाने से थोड़ी ना सुधार हो जाएगा। पिछले साल बिहार में 61,000 करोड़ रुपया अनयूटिलाइज्ड गया है, अपना फंड। आप कह रहे फंड नहीं है। मेरे भाई आप काम करोगे तब तो पैसा आएगा। काम करेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, चोरी रुकेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। और आप एक और पैसे की रो रहे हैं, दूसरे और आपने शराबबंदी लागू कर रखी है जिससे आपका 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो मतलब आप आएंगे तो शराबबंदी को हटा देंगे? 1 घंटे में हटा देंगे। तो ये तो कह रहे हैं कि वुमेन कार्ड है जो महिलाओं से जुड़ा अच्छा, हुआ था तो नीतीश कुमार। मेरे भाई कौन कह रहे हैं? ये कौन, पहले नाम बताइए। बीजेपी के लोग। बीजेपी। अब बीजेपी वाले इतने समझदार लोग हैं तो देश में किसका राज है? बीजेपी का। तो इतनी बढ़िया स्कीम बिहार के महिलाओं को ही काहे दे रहे हैं ये लोग? पूरे देश की महिलाओं को क्यों वंचित कर रखा है इससे? भाई देश में उनकी सरकार है, बिहार पर काहे इतना एहसान कर रहे हो? यहां बगल में यूपी में भी लागू कर दो, पूरा देश में लागू कर दो। पूरे देश की महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए ना। कि या बीजेपी कह रही है कि बिहार की महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए और पूरे देश की महिलाओं का के खिलाफ अपराध बढ़ना चाहिए। अगर शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है जैसा वो दावा कर रहे हैं, तो मेरे भाई देयर इज अ फ्रेज कॉल्ड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। एविडेंस आपके पास है, पूरे देश में लागू कर दो। यूपी में लागू कर दो, मोदी जी लागू कर दे, पूरे देश में लागू कर दे। कौन रोका है? अच्छा एक सवाल और ना आपने पूछा, आप दे दिए जवाब। नहीं, क्यों नहीं पूछा? हाँ। अगर बिहार के महिलाओं को इतना फायदा हो रहा है तो भाई आप यूपी के महिलाओं को क्यों महरूम कर रहे हो इस सुविधा से? तुरंत वहां भी लागू कर दो। भाई बिहार में लगा है शराबबंदी, यूपी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, बगल के वहां ठेके वो डबल ठेके दे रहे हैं। बिहार से लगते हुए एरिया में यूपी के ठेकों के नीलामी के रेट डबल हो गए। वो पैसा कमा रहे हैं, अब बिहार के लोग बेवकूफ बनकर अपना पैसा जाकर वहां दे रहे हैं। और यहाँ के हम लोग को ज्ञान दे रहा है कि इससे महिला का सशक्तिकरण हो रहा है। नीतीश कुमार को सबसे बड़ी सफलता बिहार में कब मिली? 2010 में। 2010 में नीतीश कुमार के 115 विधायक थे, 25 एमपी थे। उस समय बिहार में सबसे ज्यादा ठेके थे शराब के। नीतीश कुमार को सबसे कम सीट कब आया? 2020 में। नीतीश कुमार ने शराबबंदी कब लागू की? 2016 में। अगर सारी महिलाओं ने शराबबंदी के नाम पर नीतीश को वोट दे दिया तो उनका सीट 115 से घट के 42 कैसे हो गया? तथ्य कहीं है, परसेप्शन के आधार पर कुछ भी कहे जा रहे हैं। मेरे भाई 2005 में नीतीश कुमार को सीट जो आई, 2010 में 115 सीट, 2015 में
75 सीट, उस समय तो शराबबंदी नहीं लागू थी। शराबबंदी लागू हुई है 2016 में, और 16 के बाद नीतीश कुमार ने जो चुनाव लड़ा उसमें उनको 42 सीट आया है। तो आंकड़े कुछ और हैं, परसेप्शन कुछ और है। आप डफली बजाए जा रहे हैं कि महिलाएं इन्हीं को वोट दे रही हैं। बट केवल एक ही फैक्टर नहीं है ना, चलो महिलाओं वाला फैक्टर, उसमें तो चिराग पासवान भी चुनाव लड़े थे। ये उनके ठीक बात। अब आप हमारे बात पे आ गए कि अगर आप महिला से पूछोगे कि शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं, बोले कि बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन शराबबंदी होना ना चाहिए। बिहार में शराबबंदी है कहां? बिहार में तो एक फर्जी शराबबंदी का कानून है, जिसमें शराब की दुकान बंद है और घर घर शराब बिक रही है। वही 100 रुपया की शराब 300 रुपए में बिक रही है। तो जब उसी महिला से पूछोगे आप फॉलो अप क्वेश्चन, शराबबंदी होनी चाहिए, बोलेगी हाँ होना चाहिए। क्या बिहार में है? बोलेगा नहीं है। क्या अभी की जो व्यवस्था है ये कंटिन्यू करना चाहते हो? कहते हैं बिल्कुल नहीं चाहते, इससे तो पहले से भी ज्यादा नुकसान है। तो पूरा सवाल पूछिए ना। तो मतलब ये तो खैर आपने जो बातें स्पष्टीकरण की कि शराबबंदी को लेकर आपके पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन स्पष्टीकरण क्या है? तो पहले दिन से कह रहे नहीं, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको लेकर, क्योंकि कोई आप- पॉलिटिकल पार्टी और जनसभा में फर्क आप नहीं है। चिराग पासवान को बहुत प्रेज करते हैं। चिराग पासवान ने भी इस बात को लेकर, चिराग पासवान को एक बात के लिए प्रेज करते हैं कि उन्होंने बिहार में राजनीति से जुड़े होने के बावजूद यहां पर ओपन जात धर्म की राजनीति नहीं की है। इसके अलावा वो हर जिस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं उस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। उनका अपना पॉलिटिक्स करने का तरीका है। वो भाजपा के साथ है, हम लोग भाजपा के विरोध में हैं। वो गठबंधन की राजनीति करते हैं, हम लोग गठबंधन की राजनीति करते नहीं हैं। रह गई बात चिराग पासवान की राजनीतिक सफलता की, तो विधानसभाओं में अगर चिराग पासवान जी की पार्टी का, जब उनके पिताजी यहां थे तो भी अगर देखिएगा तो वो तो 5 सीट भी नहीं जीत पाए हैं पिछले 3 विधानसभा चुनाव में। हर गठबंधन में लड़के देख लिया। वो तो शुरू से एनडीए यूपीए दोनों में ना, रहे ना। नहीं लास्ट मैं आपको जो कह रहा हूं आप समझिए। हाँ। वो एमपी का चुनाव जीतते हैं, विधानसभा में 5 विधायक भी अभी तक नहीं जीत पाए हैं। वो पिछली बार 1 जीते थे, उससे पहले वाले चुनाव में 2 जीते थे, उससे पहले 3 या 4 जीते थे। प्रशांत जी एक तो और ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान शराबबंदी के पक्ष में है तो पूरा बिहार खड़ा होकर उन्हीं को वोट दे रहा है। मैं आपको इतना बात कह रहा हूं कि उसका सीधा कोई लिंक नहीं है। ये आपके दिमाग में बना हुआ है। शराबबंदी लागू करेंगे, महिलाएं ऐसी चाहती हैं इसलिए सारी महिला हमको वोट दे देंगी, इसलिए मैं जीत जाऊंगा। आंकड़े बिल्कुल इसके उलट है। प्रशांत जी एक और बात, मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था, आपने कहा देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लोगों को पूंजी दें और उनको कुछ स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें जी। बट एट द सेम टाइम जितने भी डेवलप, अगर आप देखेंगे कि स्टेट्स की भी बात कर लें, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो जरूरी है क्योंकि आपके पास प्राइवेट बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट तभी आएगा, तभी बिल्कुल। आपकी ग्रोथ है बढ़ेगी। आप तो पूरा अध्ययन करके आए हैं। पूरे देश की इकोनॉमी में जो 3 पिलर होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन क्या है? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो 18%। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया था मेक इन इंडिया से हम इसको 25 कर देंगे, अभी घट के हो गया है 15। खैर वो अलग डिबेट है, राहुल गांधी उसके लिए काफी है। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग जिसमें बिग इंडस्ट्री शामिल है, दोनों मिलाकर इंडिया लेवल पर इकोनॉमी में उनका टोटल कंट्रीब्यूशन 30 से 35% रहा है पिछले 30 वर्षों में। पूरी भारत की जो इकोनॉमी है वो 60 से 65% सर्विस सेक्टर पे, कंजम्पशन लेड है। बिहार में भी ये रेप्लिका है, सिर्फ इंडस्ट्री कम है, एग्रीकल्चर थोड़ा ज्यादा है, लेकिन यहां पर भी 60% इकोनॉमी सर्विस सेक्टर है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि जॉब वहां पर है, जॉब एग्रीकल्चर में नहीं क्रिएट हो सकता है। जॉब सिर्फ फैक्ट्री लगाने से नहीं होगा, फैक्ट्री लगाने से कुछ जॉब बनाए जा सकते हैं, लेकिन 13 करोड़ आबादी के लोग, 13 करोड़ आबादी वाले राज्य में जहां 60% इकोनॉमी सर्विस सेक्टर है, जब तक उसमें ग्रोथ नहीं आएगा तब तक बिहार की इकोनॉमी बढ़ नहीं सकती है। जब तक बिहार की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी तब तक जॉब आएगा नहीं, कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं। तो व्हाट वी आर सेइंग कि बिहार में हम लोग व्हाइट कॉलर जॉब चाहते हैं। मैं ब्लू कॉलर जॉब के फेवर में नहीं हूं। अच्छा, मैं ये नहीं चाहता हूं कि जो बिहार का लड़का तमिलनाडु के फैक्ट्री में काम कर रहा है वो आकर बिहार में फैक्ट्रियों में काम करने लगे। मैं ये चाहता हूं कि वहां पर जो सड़क बनाने में काम कर रहा है, जो खेतों में काम कर रहा है, वो यहां आए, ट्रेनिंग ले, यहां वो काम करे जिसको व्हाइट कॉलर जॉब आप कहते हैं। क्योंकि सारा जॉब का ग्रोथ जो है आज और आने वाले समय में वो व्हाइट कॉलर जॉब का है। अच्छा प्रशांत जी, उन बच्चों के लिए क्या विजन आपकी पार्टी लेके चल रही है जो बच्चे बाहर जाके पढ़ रहे हैं इंजीनियर? क्योंकि देखिए बिहारी होने के नाते बच्चा क्या बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, इसके ख्वाब या यूपीएससी करेगा। ऐसे बच्चे कोटा और इन सब में हब चल रहा है, उनके लिए क्या? हम लोग
उच्च शिक्षा को लेकर हम लोग क्या चाहते हैं उसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने जारी किया है। लेकिन मेरी प्राथमिकता, फिर वही इंडस्ट्री वाली बात आएगी, आप उसको मिस इंटरप्रेट भी करेंगे कि आप तो कह रहे हैं इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले क्या है, हर घर में रोजगार होना चाहिए, बड़ी इंडस्ट्री आए या छोटी इंडस्ट्री आए। आपने कहा दुनिया, आप सिंगापुर चलिए, आप मेरे साथ नॉर्वे चलो, फिनलैंड चलिए, स्वीडन चलिए, न्यूजीलैंड चलिए, दुनिया के 20 ऐसे देश आपको बता सकते हैं जहां कोई एक बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन हर घर में रोजगार है। पर कैपिटा बेसिस उनका इनकम $50,000 $60,000 है। उसके लिए आपको फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों से ही इनकम नहीं बढ़ सकता है। उसी तरह शिक्षा में जो हम लोग कह रहे हैं कि हमारी पूरी ताकत, पूरी प्रायोरिटी, जो प्राथमिकता जो है शुरुआती दिनों में, कम से कम अगले 10 साल में, यहां पर स्कूल एजुकेशन को, देश के सबसे अच्छा स्कूल, देश का सबसे अच्छा स्कूल एजुकेशन सिस्टम बिहार में बनना चाहिए। ये हम लोग का लक्ष्य है। जब एक बार बच्चा यहां 12वीं क्लास तक अच्छा पढ़ ले तो उसके बाद वो कोटा जाकर पढ़े या बेंगलोर जाकर पढ़े, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत अभी यह है कि बिहार में 90% बच्चे 12वीं पास नहीं कर रहे हैं, और जब तक उनको वो नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक वो बाहर जाकर मजदूरी। सवाल वही है, कैसे? क्योंकि यहाँ तो चरवाहा विद्यालय खोल दिया गया था, लेकिन प्रश्न वही था कि स्कूल तक ला नहीं पाए ना। कभी कभी जो सवाल कर रहे हैं ना, उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। चरवाहा विद्यालय कहाँ है भैया? किसी जमाने में, उसी जमाने की बात मैं कह रहा हूँ। उस जमाने को बीते हुए 25 साल हो गया, लेकिन जंगल राज तो उसी को दिखा के लोग अभी भी कह रहे हैं। जो कर रहे हैं उनसे पूछिए। 20 साल जो यहां पर शिक्षा व्यवस्था नीतीश कुमार ने बढ़ाई, बताइए। आपने कहा पैसा नहीं है। बिहार का एजुकेशन बजट है 77,000 करोड़ का, 77,000 करोड़ पर ईयर। 77,000 करोड़ रुपया खर्च करती है बिहार सरकार यहां के बच्चों के पढ़ाई पर, और 7 अच्छे विद्यालय यहां नहीं है। ऐसा क्यों है? इसके लिए दोनों समाज और सरकार दोषी है। पिछले 2-3 दशकों में, खासकर नीतीश जी के आने के बाद, एक ऐसी सोच बन गई कि जो शिक्षण संस्थान है, समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर इन्होंने हर गांव, हर मोहल्ले में स्कूल खोल दिए। नतीजा क्या हुआ कि जहां बिल्डिंग बनी वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं है, जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। कुछ लोग बताते हैं, आपको बताएंगे कि भैया बिहार में शिक्षा नीति इसलिए खराब है क्योंकि यहां पर खिचड़ी बंटता है स्कूल से। तो मेरे भाई, पूरे देश में स्कूलों से खिचड़ी बंटता है, और बिहार में 6वीं क्लास तक खिचड़ी बंटती है, उसके ऊपर तो नहीं खिचड़ी बंटता है। फिर वहां क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है? कुछ लोग आपको ये बताएंगे कि यहां पर जो शिक्षक हैं वो घूस लेके उनका बहाली हुआ है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मेरे भाई, आप ये बता दो, पटना साइंस कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं है, यहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? ये इसलिए नहीं हो रही है कि समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में कहीं ना कहीं शिक्षा नीचे चला गया। प्रशांत जी, अभी क्या था ना कि शुरू में मैंने देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज आप पे कोई ओपिनियन नहीं दे रही थी, और कोई आप पे कोई टिप्पणी भी नहीं कर रहा था। नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं, आपने जानबूझकर बिलो द बेल्ट वार करना शुरू किया ताकि मैं इनको मजबूर कर दूं मुझ पे बोलने के लिए। मतलब आप चोरी करते हैं ये बताना बिलो द बेल्ट है? राजनीति में तो ये वर्ड ही बोला जाता है ना कि आप, मतलब आपने बिहार को, गरीब बिहार को लूट कर अमेरिका में घर बना लिया, ऑस्ट्रेलिया में माइंस खरीद लिए, और इसको मैं बता रहा हूं तो मैं बिलो द बेल्ट बोल रहा हूं? आप बताइए। तो आप बिहार जैसे गरीब राज्य में यहाँ के अफसर और बड़े नेता, हम लोगों ने नहीं सुना था कि यहाँ ये लोग ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। इतना पैसा लूट लिया है कि वो पटना में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए उतना पैसा कंज्यूम करने की जगह नहीं है। मतलब मैं आपको कैमरे पर बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि बिहार में लोगों के लिविंग मेमोरी का ये भ्रष्टतम व्यवस्था अभी चल रहा है। लालू जी के राज में इससे बहुत ज्यादा अपराध था, अपहरण था, गुंडागर्दी थी, हत्या होती थी, लूटमार होता था, लेकिन सरकारी भ्रष्टाचार के मामले में इस सरकार ने पीछे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब हम लोग उस बात को बोल रहे हैं, तो आप कह रहे हो बिलो द बेल्ट है। तो वो आज तो कह रहे थे कि साहब आप डिफेमेशन का केस भी वो करने के नहीं, आज आपको मैं इतना कमजोर दिख रहा हूं कि डिफेमेशन से मैं डर जाऊंगा? मतलब आप लोग डिफेमेशन को तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्सोनरेट कर दिया कि भाई आपने गलती नहीं की। आप पर हमने इल्जाम, आप पे आरोप लगाया, आप एक वकील को हायर किए, वो नोटिस बना के भेज दिया, इससे क्या हो गया?
जवाब दो पब्लिक को कि तुमने लिया है कि नहीं लिया है। डिफेमेशन वो नोटिस भेजने से क्या तो होगा? अभी आपके वकील ने नोटिस भेजा, हमारे वकील ने उसका जवाब दे दिया। तो अभी तर्कश में, आपके तर्कश में कुछ और तीर हैं इस तरह के? जो तीर लगा है उससे उठ गया। नहीं नहीं, और हैं। मतलब जो तीर लगा, दिलीप जायसवाल को जो तीर लगा, क्या उससे उठ पाए? नहीं, कुछ क्या और लोग। अभी आ रहा हूं उस पे। मतलब सनातन धर्म में एक चीज सिखाया जाता है कि जो योद्धा मूर्छित हो जाए उस पर बाण नहीं चलाना चाहिए। तो दिलीप जायसवाल को 2 बाण लगाया गया। उनको कहा कि सिखों के मेडिकल कॉलेज को इन्होंने अवैध तरीके से कब्जा किया है और राजेश शाह नाम के एक व्यक्ति की इन पर हत्या का आरोप है। दोनों बात से तो उठ नहीं पाए हैं। अभी तक जवाब ये नहीं दिया, आपके मंच पर भी आकर नहीं कहा कि नहीं हमने कब्जा नहीं किया है, आके चेक कर लीजिए, क्योंकि कब्जा किए हुए हैं। ये नहीं कहा कि हमारी हत्या में हमारा नाम नहीं है, क्योंकि नाम था, नाम है, केस चल रहा है। मंगल पांडे पर हमने कहा कि इन्होंने 25 लाख रुपया, उसका मैंने प्रमाण दिया, बैंकिंग के डिटेल दिए कि इन्होंने घर खरीदने के लिए खर्च किया, लिया पैसा दिलीप जायसवाल से। तो उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई लिए थे, पिताजी के अकाउंट के थ्रू लिए थे, बहुत हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए लिए थे। तो हमने फिर अकाउंट जारी कर दिया कि आप कह रहे हो कि हम इतने ईमानदार हैं कि 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल से कर्ज लेके घर खरीदे हैं, और जिस अकाउंट से आपकी पत्नी के अकाउंट से घर खरीदा गया उसी अकाउंट में 2 करोड़ 22 लाख रुपया जमा हुआ है। तो 2 करोड़ 22 लाख रुपया जमा है और 25 लाख रुपया दूसरे से कर्ज ले रहे हो, बड़ा नया इकोनॉमिक्स है। तीसरी बात हम लोगों ने सम्राट चौधरी जी के लिए कही, जो अभी शायद यहाँ आए थे, मुरेठा मंत्री। कभी मुरेठा खोलते हैं, कभी मुरेठा बदलते हैं, पहनते हैं। आप बताइए, आप लोग तो देश के चैनल हैं, कोई ऐसा उप मुख्यमंत्री या बड़ा नेता जिसने पिछले 20 वर्ष में अपना नाम 3 बार बदला हो? इनका पहला नाम सम्राट कुमार मौर्य, इन पर मर्डर केस हुआ और ये 3 महीने जेल में गए। जेल से इसलिए नहीं निकले कि इन्होंने मर्डर किया था कि नहीं, जेल से इसलिए निकले कि इन्होंने वहां पे दस्तावेज सबमिट किए कि ये नाबालिग हैं, ये 15 साल इनकी उम्र है, और जुवेनाइल कोर्ट ने वो राहत दी। ध्यान रखिए, केस से बचे नहीं, जुवेनाइल कोर्ट ने इनको वहां से बेल दिया है। और उस बात की चर्चा उन्होंने कभी की है? अभी मैंने कहीं सुना कि कह रहे कि हमको तो लालू जी ने फंसाया था। आज भी कह रहे थे, आज भी सुन लो, अब उसका जवाब सुन लीजिए। ये तब समता पार्टी में थे, 95 की घटना है। इनके पिताजी शकुनी चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, काउंटिंग का दिन था। सदानंद सिंह जो उनके ओपोनेंट थे, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके घर पर जाकर बमबारी हुई, 6 लोगों की मृत्यु हुई। 2 लोग, सदानंद जी और एक और उनके साथी, घायल हो गए। उनको एम्बेसडर कार से उठा के, कार का नंबर भी आपको दे दूंगा, उठाकर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर ये दोबारा लोग गए, वहां पर हमला किया, उनकी हत्या कर दी। अरेस्ट कौन हुआ? सम्राट चौधरी और इनके साथी। शकुनी चौधरी जी वो चुनाव जीत गए, वो यहां आए, तब वो समता पार्टी में थे और डिफेक्ट करके लालू जी के पार्टी में चले गए, तब उनका वहां से जान बचा। ये उल्टा बात कह रहा है कि लालू जी ने हमको फंसाया, लालू जी ने तुमको निकाला, नहीं तो उसी जेल में रह जाते। और निकाला इसलिए क्योंकि शकुनी चौधरी जो समता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे, जाके रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, वो डिफेक्ट होकर लालू जी की पार्टी में आए। 95 में लालू जी की सरकार बनी, उन्होंने इनकी मदद की, और फिर वहीं नहीं, डील के तौर पर इनको, ये ना एमएलए थे ना एमएलसी थे, इनको मंत्री बनाया गया। और ये जब उस केस से निकले तो नाम अपना सम्राट कुमार मौर्य से बदलकर राकेश कुमार कर लिए। जब ये मंत्री बने तो इन्होंने शपथ लिया राकेश कुमार के नाम से। अपोनेंट्स ने केस कर दिया कि अरे तो 15 साल, अभी वहां कोर्ट में पेपर लगाया है कि 15 साल मेरी उम्र है तो ये मंत्री कैसे बनेगा। और इन्होंने पेपर लगाया था नाबालिग का, इसका डबल सबूत हो गया कि एक तो कोर्ट से छूटे वहां, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नाबालिग हैं, आप यहां से, आपको मिनिस्टर छोड़ना पड़ेगा। इनको छोड़ना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह लिखा कि सम्राट कुमार मौर्य नाम का एक व्यक्ति प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर मैट्रिक का एग्जाम दिया था, जो कि 234 नंबर पाया, रिजल्ट फेल, मैट्रिक फेल। इसका प्रमाण देखिए, 1998 में जब ये चुनाव लड़े तो अपने इलेक्शन एफिडेविट में इन्होंने उस मर्डर केस का जिक्र नहीं किया। ये कहा कि मैं 7वीं पास हूं, और अब आपको सुनते हैं कि बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट, मानद डिलीट दिया ना, हम डॉक्टर थोड़ा लगा रहे कह रहे थे। अच्छा, मान लीजिए मानद मिल गया।
भाई हम लोग को तो बिना मैट्रिक पास करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया पागल है कि वो दे देगा आपको डॉक्टरेट डिग्री। कौन सा अपना बड़ा आपने पराक्रम कर दिया। चलिए मान लीजिए आपको मिल गई मानद, हम तो छोटा सवाल पूछ रहे हैं, 10वां तो पास किए हो गए, तो बता दो भाई किस साल 10th पास किए। आपने भी नहीं पूछा कि सर मानद मिला कि उपासद मिला, वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि 10वां पास कब किए, 10th क्लास किस दिन पास किए हो, ये बता दो। और अगर नहीं किए तो एफिडेविट आपका झूठा है। एफिडेविट में इस आदमी ने चालाकी से 10th और 12th का जिक्र नहीं किया है, सीधे लिख दिया कि मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री लगाई और मानद डिग्री की डिग्री लगा दी। देखिए आप 10th नहीं किए हैं कोई बात नहीं है, लेकिन बताओ तो कि भाई नहीं किए हैं, फिर मानद डिग्री लेके डॉक्टर बन के काहे घूम रहे हो। आपकी जिम्मेवारी है, आज नहीं बताए तो अगले दिन जाकर पूछिएगा। भाई सब बात छोड़िए, इधर उधर की बात मत कीजिए, बता दीजिए किस साल आप 10वां क्लास पास किए। और ये हम ही नहीं कह रहे, अब तो उन्हीं के पार्टी के आर के सिंह जी ने कह दिया। बट भाई आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में अपने एफिडेविट में देना मैंडेटरी कर दिया, अगर व्यक्ति कोई गलत देता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। तो अब जानी चाहिए। तो वही तो आप तो मेरी बात कह रहे हैं, अब हम लोग करेंगे केस। हाँ वही मैं कह रहा हूं, वो करिए ना फिर आप। अब देख लिए इम्पैक्ट तो तब आएगा। अरे अभी तो आएगा, अभी तो शुरू हुआ है। आपने कहा तर्कस में और तीर बाकी है क्या। अब इस बार जब ये चुनाव लड़ेंगे तो वहां पर केस होगा। तो कोई ब्रह्मास्त्र भी रखा है अभी आपने? नहीं, अब इन पर केस होगा पहले। अब इनका कैरियर तो गया, या तो ये सही बात माने और न मानेंगे तो इन पर केस होगा। इलेक्शन कमीशन अब हमको तो बम से उड़ा नहीं पाएंगे, इतना दम तो है नहीं, तो इन पर केस होगा। जब ये इस बार इलेक्शन लड़ेंगे तो एफिडेविट देखा जाएगा और तब कैमरे पर बात होगी कि इन्होंने क्या लिखा। आपको डर नहीं लग रहा है ये सब कहने में, क्योंकि अकेले आप घूम रहे हैं? बिल्कुल घूम रहे हैं, है ना। और आपको डर नहीं लगता? कोई नहीं डर है, कोई डर नहीं। बिहार के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। बिहार में कोई मुखिया बनता है, वो 4 गनमैन लेकर चलता है। मैं इसी बिहार में 3 साल से बिना एक सिपाही लिए पैदल चल रहा हूं। ना आज कुछ हुआ है ना आगे कुछ होगा। अच्छा, बिहार का एक एक बच्चा, जब मैं गांव में जाता हूं, लोग हमारे अगल बगल खड़े होते हैं कि भैया चिंता मत कीजिए, हम लोग खड़े हैं साथ में। मैं बिहार के किसी भी नेता को, जिसको भी आप बड़ा नेता कहते हैं, सम्राट चौधरी है, तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, अगर इनमें दम है तो अपने गांव में तेजस्वी यादव राघोपुर में, नीतीश कुमार हरनौत में, सम्राट चौधरी तारापुर में, बिना सुरक्षा के ही अपने गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दे। इनका हिम्मत नहीं है जाने का, क्या बड़े नेता बनेंगे। चलिए, और हम इनके गांव में जाते हैं, इनके गांव में आप ये डेट तय कर दे, हम जाते हैं, कुछ नहीं होगा। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल। वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी इस समय एक गौ यात्रा निकाल रहे हैं। 1 मिनट, वो इस पर आने से पहले सर्वदलीय नेता पर एक चीज छूट गया, जिसने हमको 100 करोड़ का हम पर नोटिस भेजा है। चलिए माना तो उस आदमी की, मान तो लिया कि उसका 100 करोड़ का है, झाल बजाने वाला सर्वदलीय नेता सम्राट चौधरी का। आज हमने सुना है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं, अशोक चौधरी का किसी इंटरव्यू में जवाब दे रहे थे, शायद आप ही यहीं पे दे रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अपने सारे उत्तर को उन्होंने हिंदी में नहीं अंग्रेजी में दिया है। आज गजब अंग्रेजी बोल रहे थे। अंग्रेजी में उन्होंने आपको क्या बोला कि आई एम नाउ मेकिंग द स्ट्रेटेजी हाउ टू गिव द आंसर, ताकि पब्लिक को यह लग जाए कि भाई अशोक चौधरी तो आंसर तो दे दिए, और पब्लिक को समझ भी ना आए कि क्या देता। अंग्रेजी में बोला है 5 मिनट। आप बताइए, आप हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, तो ये रहस्य ये है। और क्या आपको क्या लगता है वैसे बेवकूफ है? भाई बिहार की जनता हिंदी बोलती है ज्यादा। आप हिंदी में सवाल पूछे, हम आपको फ्रेंच में उत्तर देने लगे। इसका मतलब क्या है कि हम उत्तर दे भी दें और किसी को समझ में भी ना आए। आपने ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान दिया कि भाई आज अशोक चौधरी अचानक से अंग्रेजी में बोल रहा है। वाह, या तो ये दिखाना चाहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, क्योंकि पढ़ाई की चर्चा शुरू हो गई है बिहार में, नेताओं की चर्चा हो रही है कि भाई कितना पढ़े लिखे हो। तो उसका मूल तत्व, क्योंकि उस 5 मिनट में उस आदमी ने यह नहीं बताया कि उसने बेनामी संपत्ति खरीदी है कि नहीं, उसने ये नहीं बताया कि 200 करोड़ रुपए का इल्जाम सही है कि गलत। वो कह रहा हम क्यों जवाब दें, व्हाई शुड आई आंसर, लेट मी स्ट्रेटेजाइज, आई एम मेकिंग द स्ट्रेटेजी हाउ टू आंसर। अब लोग सोचेंगे भाई बहुत बड़ा उत्तर दे दिया, और आप भी उसको काउंटर नहीं कर रहे।
आप भी अरे उसके सर, अंग्रेजी कोई के कह रहा है गमक कि में मैं आ गए। रणनीति बना रहा हूँ, प्रशांत जी कोई कह रहा है मैं रणनीति बना रहा ठीक हूँ, बात, तो मैं तो उस पर विश्वास करूंगा ठीक, ना। कर लीजिए, वो हिंदी में बोलना चाहिए था ना। ठीक है, उनको लगा कि अंग्रेजी में काहे बोल रहे थे? सरल भाषा में बता रहे, आपने ही तो कहा ना शिक्षा पे विकास की बात हो रही है। हम अंग्रेजी में काहे ये बोल रहे थे कि आई एम मेकिंग द स्ट्रेटजी, तो आपको पता था अशोक वी आर चौधरी मेकिंग साहब द अंग्रेजी स्ट्रेटजी, बोलते आई विल हैं। चूज, मैंने पूरा सुना, तो आई आपको विल तो चूज द अच्छा- टाइम। तो अच्छा तो है ना सर, आप कह रहे थे कि पढ़े लिखे अब लोग देखिए हैं। वो 100 करोड़ का बेचारे भेजे हैं, तो मैं उन पर एक और खुलासा 2-3 दिन में कर देता हूं ताकि 100 करोड़ का और भेज दो। अच्छा, वो शंकराचार्य जी वाली बात का भी आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अशोक जो चौधरी जी हिंदी में सुन लीजिए, अब आप पर नई किस्त आप पर जारी करने जा रहे हैं, जो और 1-2 को वकील रख लो, 1-2 को और क्या भेज है, दो। वो आज ही बता दीजिए। अभी यहाँ नहीं बताएंगे, अच्छा। तो बजाता पेपर डॉक्यूमेंट के साथ बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो इंतजार करें। ये 100 करोड़ से हमको डराने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा एक नेता है भाजपा का बोला कि इनको जेल भेजवा के दम लेंगे। उन्हें तुम 7 जन्म लोगे तो हमको जेल नहीं भेजवा सकते हो। हम लोग कोई चोरी चमारी करने वाले लोग हैं, बिहार के लिए लड़ रहे हैं, इस धरती के लिए लड़ ये रहे हैं, अपना जीवन अहंकार है या खपा रहे हैं। आत्मविश्वास है? अहंकार नहीं है, जिम्मेवारी है। पर मुझे लगता है कि इस तरह का आप आने लग गया है। ये आत्मविश्वास है। बिहार के जमीन के प्रति, लोगों के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। लोग हम चलते हैं तो लोग कहते हैं भैया आप पर बहुत भरोसा है, धोखा मत कीजिएगा, पीछे मत हटिएगा भैया, कुछ हो जाए पीछे मत हटिएगा। चलिए, शंकराचार्य जी जो घूम रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, वो कह रहे हैं मैं उस पार्टी को समर्थन करूंगा जो गौमाता की रक्षा की बात करेगा। तो इसमें हम लोग से क्या आप चाहते हैं? नहीं, मैं चाह रहा हूं आपका क्या स्टैंड है? भाई जो भी हिंदू सनातन धर्म को मानता है, तो शंकराचार्य को मैं मानूं या न मानूं, गाय को तो हम लोग मानते ही हैं। बिहार में कोई बीफ तो खाता नहीं है, गौ हत्या का यहाँ कोई कल्चर नहीं है, बिहार में कोई बुचड़ खाना है नहीं। बिहार में यहाँ से गाय या बैल को लेकर लोग बंगाल या बांग्लादेश जाते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो शंकराचार्य जी को मैं ये कहूँगा कि अभी एनडीए की सरकार है, इतना कर दीजिए कि यहाँ से गाय बैल ट्रकों में भरकर बांग्लादेश और बंगाल न जाएं। बिहार में कोई बुचड़खाना उतने बड़े स्केल का है मुझे पता नहीं है, चलिए, और प्रशांत। मेरी जानकारी में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, आपने समय निकाला। और मैं ये बहुत मानता हूँ धन्यवाद। कि बहुत ज्यादा अभी आपको यात्राओं के बीच में रहना पड़ा है और शायद एक नए उम्मीद के साथ आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं कि ये उम्मीद है। अब देखते हैं उस उम्मीद पर जनता कितना ज्यादा भरोसा कर पाती है। लेकिन अपनी बेबाकी के साथ प्रशांत किशोर ने अपनी तमाम बातें रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।